नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेक से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 8 की, जहाँ पर हम बात करेंगे महिलाएं, जाति एवं सुधार। किस तरह से भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति रही, जातिगत स्थिति रही और किस तरह से इनके लिए सुधार आंदोलन चले, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं इस वीडियो को सामान्य तौर पर पढ़कर सुनाऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आपको एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना है। जहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दिखे आपको लिखना है और ध्यान से सुनना है और ध्यान से आपको देखना है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि जब तक हम चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तब तक फैक्ट हमें समझ में नहीं आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है और बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपने इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के एक के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। इस तरह की रूढ़िगत बातें यहाँ पर की जाती थी। हम इस अध्याय में जानेंगे कि किस तरह से हम इस रूढ़िगत विचारों से, उन कुरीतियों से बाहर निकल पाए जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र जहाँ पर एक महिला को सती किया जा रहा है। सती, कई बार ऐसा होता था कि अगर महिला अपने पति की चिता के साथ न मरना चाहे, और इस काल में क्या होता था कि बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे, तो जो पैसे वाले पुरुष होते थे 60-70 साल की उम्र में भी वो 15-16 साल की कन्या के साथ विवाह कर लेते थे, 8-9 साल की बच्ची के साथ विवाह कर लेते थे। अब वो 60 साल के वैसे ही हो चुके हैं, मुश्किल से 10-15 साल में या फिर 2-4 साल में वो मर जाते थे। अब उनके साथ 16-17 साल की लड़की को, जिसका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है, उसको जिंदा जलाया जाता था। अब उसको ये बोला जाता था कि भाई तुम अपने पति के साथ सती हो जाओ। जब वो मना करती थी तो फिर उसे ज़बरदस्ती भांग, अफीम या शराब वगैरह पिलाकर उसे ज़बरदस्ती चिता में लेटा दिया जाता था। लकड़ी से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए कितनी ज़्यादा विदारक घटना होती थी। हालांकि इतिहास की ब्यूटी यह है कि जो वर्तमान की गलतियां होती हैं वो भविष्य में जाकर ही पता चलती हैं। सती बालाथाजर सॉल्विन द्वारा बनाया गया यह चित्र सती प्रथा का हमें देखने को मिलता है और किस तरह से यहाँ पर एक महिला को उसके पति की चिता के साथ जला दिया गया, यहाँ पर दिखाया गया है। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं
जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते रहे, और ऐसा कैसे हुआ वही हम इस अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि चमारी बस्ती आपको अलग से देखने को मिलेगी, मैत्री बस्ती अलग से देखने को मिलेगी। तो ये सब बताता है कि ये जो पूरी मेंटेलिटी है ये हमारे उस दौर की जो हमें आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। मुझे याद भी है कि जब मैं 4-5 साल पहले अपनी एक बहन की शादी में गाँव गया था तो मैंने ये देखा था कि जो कुछ अहीर या फिर जो निचली जाति के लोग थे उनको शादी में नहीं बुलाया गया था, बल्कि जिनसे अच्छे संबंध थे उन्हें तक उन्होंने शादी में नहीं बुलाया था, बल्कि उनके लिए राशन पैक कराकर उनके घर भिजवा दिया था, लेकिन उन्हें शादी में खाना खाने के लिए बुलाया नहीं गया था। तो ये आज भी कहीं ना कहीं समाज में ये व्यवस्थाएं हैं और कुछ भी आसानी से ख़त्म नहीं होता है, भले ही कानूनों में ख़त्म हो जाए, शहरों में ख़त्म हो जाए, लेकिन जो परंपराएं या फिर जो कुप्रथाएं हमने हज़ारों साल से बनाकर रखी है, 1000-1500 साल से बनाकर रखी है, उसको समाप्त होने में कम से कम 100-150 साल तो लगेंगे ही। आज़ादी के बाद अभी तो सिर्फ 78 साल हुए हैं, तो अभी और ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरह से वे परिवर्तन आए। हम प्रयास यही कर सकते हैं कि हम अपने तरफ से गलती ना करें, किसी को हम जाति के आधार पर नीचा ना दिखाएं, और जाति के आधार पर हम किसी को ज़्यादा महिमा मंडित भी ना करें। कोई पंडित है इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका सिर्फ आदर इसलिए करें क्योंकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति से आता है। कोई ब्राह्मण का सम्मान हम तभी करें जब वो विद्वान है और जब वो वाकई कुछ जानता हो। हम रंग के आधार पर या किसी भी आधार पर अगर हम समाज में वो गलतियां नहीं करते हैं जो हमारे पूर्वज कर रहे थे, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, हम बदलाव ला रहे हैं। पूरा समाज तभी बदल सकता है जब हम हमारी तरफ से प्रयास शुरू कर दें। दोस्तों, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम यहाँ पर देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में हम कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तनों के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय, जिनका जीवन काल 1772 से 1833 तक रहा, इसी तरह के एक महान सुधारक थे, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह कहा जाता है। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह कहा जाता है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहले विचारों से शुरू हुआ, जहां पर हमने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम किया, और भारत में जिस पुनर्जागरण की शुरुआत हुई उसके अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी ही थे। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया।
और आज भी यह संस्था है। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। हालांकि राजा राम मोहन राय की ये बात आज भी 100% तक नकारी नहीं जाती है। आज भी ज़्यादातर महिलाएं घरों में बंद कर रह गई है, जिसके कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल पुरुष अर्थव्यवस्था बनकर रह गई है। जब तक समाज के सभी हिस्से मिलकर समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक समाज और देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर आप राजा राम मोहन राय जी की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि रैम्ब्रांड पील द्वारा 1833 में बनाया गया था। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश राजा राम मोहन राय जी ने की। दोस्तों, कहा जाता है कि इनकी जो भाभी थी, जब इनके बड़े भाई का देहांत हो गया तो इनकी भाभी को जबरन सती कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए लेकिन वे बचा नहीं पाए। उसके बाद से राजा राम मोहन राय का तो जीवन ही बदल गया। ये जमींदार वर्ग से आते थे और अच्छे घराने से आते थे। इन्होंने अच्छी अंग्रेजी शिक्षा पाई हुई थी। उसके बाद इनका जो दिमाग घूमा और फिर इन्होंने ये ठान लिया कि इस कुप्रथा को तो मैं समाप्त करवा कर ही मानूंगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि 1829 तक आते आते लॉर्ड विलियम बेंटिंक फिर सती प्रथा को आखिरकार समाप्त करते हैं कानूनी रूप से। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है। जैसे कि हम अध्याय 7 में भी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे, क्योंकि वे भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते थे और साथ ही साथ वे भारतीयों को समझने के लिए भारतीयों की व्यवस्थाओं को और उनकी प्रथाओं को भी समझना शुरू कर रहे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। अंग्रेज विद्वान भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। राजा राम मोहन राय की जो स्ट्रैटेजी थी वो कितनी शानदार थी, आप देख सकते हैं कि अगर किसी परंपरा को आपको गलत बताना है तो आपको उसके लिए प्रमाण लेकर आइए। अगर आप सीधे तौर पर कहेंगे कि ये खराब है तो वो वर्ग आपको जीने नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बाकायदा सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने पूरे एविडेंस जुटाए प्राचीन ग्रंथों से और फिर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो हमारे मूल ग्रंथ है उनमें तो कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख है ही नहीं है, उसे सही नहीं माना गया है, तो फिर हम आज के समय में कैसे मान सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस कुप्रथा को समाप्त करके ही ठाना। यहाँ पर आप कुंडों पर झूलने का त्यौहार यहाँ पर देख सकते हैं। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठान के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। वे अपनी खाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ जो आपको ये लटके हुए दिख रहे होंगे ना,
ये अपनी खाल में कुंदे फंसाते थे। सोचो कितना दर्दनाक होता होगा। अपनी खाल में कुंदा भेद कर आपने कभी जो हमाल लोग होते हैं या फिर कुली वगैरह होते हैं, आपने अगर उनका जो पकड़ने का कड़ा देखा होगा, उस तरह का वो कितना पहना होता है, तो उसको ये अपने शरीर में भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार की भी उन्होंने खास तौर पर आलोचना की, क्योंकि इतनी ऊपर ये लटक रहे हैं। सोचो कितना ज़्यादा दर्द होता होता, कई बार तो इनकी मौत भी हो सकती थी। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। अब ये वही सती प्रथा वाली बात यहाँ पर आ गई। यहाँ पर राजा राम मोहन राय कितना लॉजिकल बात यहाँ पर वो कहते हैं, आप भी सुनिए। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह एक उदाहरण देखिए। सती प्रथा, सती समर्थक यहाँ पर कहता है, जो समर्थक है, जो सती प्रथा को सही मानते हैं, वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करते हैं वाद विवाद के दौरान कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए हम पहले उन्हें चिता की लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय क्या तर्क देते हैं, जो सती विरोधी है, वो देखिए कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? भाई आप उन्हें मूर्ख कह रहे हो। आप किस आधार पर उन्हें मूर्ख कह रहे हो? जितना समाज में आप योगदान दे रहे हो, उतनी स्वतंत्रता अगर आप महिलाओं को दो, तब अगर महिलाएं तब अपने दिमाग का उपयोग ना कर पाएँ, तब आप मूर्ख कहना। आपने उन्हें अवसर ही नहीं दिया और फिर आप उन्हें मूर्ख कह रहे हो। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए, तो हम उन्हें असक्षम मान सकते हैं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका नहीं दोगे, तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? जब आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया, तो फिर आप उन्हें कैसे कमज़ोर मान सकते हो? ये संवाद 175 साल से भी ज़्यादा पहले का है। आपने भी आसपास की महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। आसपास के लोग अक्सर कहते हैं कि महिलाएं ऐसी है वैसी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज बना रहे। किसी को भी अगर अपनी सत्ता बनाए रखना है, तो उसे दूसरे लोगों को हमेशा कमज़ोर बनाना होगा। अगर पुरुष को समाज में अपनी प्रधानता बनाए रखनी है, तो उन्हें महिलाओं को कमज़ोर साबित करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए या फिर महिलाओं को समान अवसर दिया, तो फिर पुरुष प्रधानता नहीं रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर महिलाओं को कमज़ोर साबित करने का प्रयास किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक अधिनियम पारित किया गया और यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावी था। एक कानून पारित कर दिया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। आप इन क्लासेस को सुनने में ही मत रह जाना, अपने पेन से अपनी कॉपी में कुछ नोट करते जाना। जैसे राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उन्होंने सती प्रथा का जो एक्ट है वो कब पारित करवाया, यहाँ पर 1856 में जो पुनर्विवाह
हिंदू महिला पुनर्विवाह जो अधिनियम पारित हुआ वह किसके प्रयासों से हुआ था, किनके प्रयासों से हुआ था। फिर आप ये भी नोट करो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने कहाँ की थी, तो इन्होंने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये सवाल अक्सर बनते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान में रखिए। आप यूजीसी नेट, सेट या फिर किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बावजूद विधवा विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इन नए कानूनों का विरोध करते रहे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान न केवल महिलाओं के पुनर्विवाह में था, विधवा विवाह में था, बल्कि इनका महिला शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। बैथ्यून कॉलेज की स्थापना करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही कारण है कि विद्यासागर भारतीय पुनर्जागरण के उन प्रमुख नेताओं में से एक हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए, प्रमुख कार्यों के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या हमें याद है कि हमने पिछले ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में जाना, जैसे हमने पिछले साल की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पिछली क्लास की जो किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की, उसमें हमने राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था। वह ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। यहाँ पर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तस्वीर देख सकते हैं। अब 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में ज़्यादा पढ़ें, होम साइंस वगैरह ज़्यादा पढ़ें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कही जाती थी। और दोस्तों इसी समय पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारी वर्तमान हिंदी भाषा है इसके विकास का भी कालक्रम शुरू हो रहा था। पहले जहाँ पर हिंदी की ज़्यादातर रचनाएं पद्य में होती थी, कविताओं के रूप में होती थी, अब गद्य में भी कहानी, किस्सों और नाटकों को लिखा जाने लगा था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही यहाँ पर हिंदी के काल की शुरुआत हो रही थी, जहाँ पर प्रमुख नाटकों के जरिए न केवल वे सामाजिक उत्थान की बात कर रहे थे बल्कि अंग्रेजों पर व्यंग्य करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा के रूप में भी वे काम कर रहे थे। अब यहाँ पर आप एक स्कूल की तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर आप कुछ लड़कियों को और एक अंग्रेज महिला को देख रहे होंगे। यह तस्वीर जो है यह हिंदू महाविद्यालय की है 1875 की। और 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला
विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। यानी कि ये बराबरी की बात करने वाला संस्थान था। और आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर एक पिता अपने बेटे को इंजीनियर वगैरह बनाकर मतलब कठिन से कठिन पढ़ाई कराना चाहता है, वहीं अपनी बेटियों के साथ वे ऐसा नहीं करना चाहते। तो कई सारी मान्यताएं, कई सारी गलतफहमियां समाज में आज भी हैं। फिर वही बात है कि कोई भी चीज़ एक पल में या फिर एकदम से समाप्त नहीं होती है, समय लगता है। ज़रूरत है कि हम उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, यहाँ पर ये नाम ध्यान रखना क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में बेगम रुकैया सखावत हुसैन की रचनाओं को बार बार पूछा जाता रहा है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इसी दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। यहाँ पर एक दिया गया है, जब औरत का पति मर जाता है। यहाँ पर अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई सिंधे लिखती हैं, और यहाँ पर जो जो किताबों के नाम आ रहे हैं उनके लेखक आ रहे हैं, आप इन्हें लिख लेना क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती है जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी होती है? ये सवाल वे पुरुष से पूछ रही हैं। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मानो महिलाओं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आवो भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता। यह अशुभ है, यह अशुभ होता है। यह तय करने वाले तुम कौन हो? पुरुष, तुम कौन हो कि महिलाएं का स्तर कैसा रहेगा, महिलाएं कहाँ जा सकती हैं, महिलाएं कहाँ नहीं जा सकती, महिलाएं क्या खाएंगी, क्या पहनेगी, कैसे बोलेगी, यह तय करने वाले तुम कौन होते हो? इस तरह की बातें करती हैं ताराबाई सिंधे अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना में। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक तो कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी कि पुरुष समाज कैसे महिलाओं को कमतर समझता है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह भी स्थापित करवाया था जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। जैसे आज हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं,
हालांकि कुछ समय बाद हमारे ना चाहते हुए भी ये समाज के लिए एक आम बात बन जाएगी और तब भी लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे कि भाई कैसे मूर्ख लोग थे। जैसे आज हम LGBTQ समाज के लिए सोचते हैं, आज से 40-50 साल बाद वे भी समाज का एक आम हिस्सा बन जाएंगे, वे भी शादी कर पाएंगे, उनका भी परिवार होगा और तब वे सोचेंगे कैसे मूर्ख लोग थे जिन्होंने हमारा जीवन हमें जीने के लिए हजारों साल तक तरसाया, हजारों साल तक सिर्फ हमें तालियां ठोकने के लिए मजबूर कर दिया। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक कुछ महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यहाँ पर हम बाल विवाह के विरुद्ध कानून की बात करते हैं। आप यहाँ पर बाल विवाह देख रहे हैं कि ये कितनी छोटी सी बच्ची है जिसको पता भी नहीं होगा कि शादी क्या होती है। यहाँ पर इस लड़के की उम्र भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बाल विवाह करवाया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि कई ट्राइबल क्षेत्रों में या फिर जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आखिर तीज करके एक आता है शादी का सीज़न, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बाल विवाह किया जाता है। राजस्थान जैसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बाल विवाह किया जाता है। आज भी अगर उम्र 18 साल है कानूनन और अगर लड़की 17 साल की है तो भी उसकी शादी कर दी जाती है और डेट ऑफ बर्थ को काफ़ी ज़्यादा छिपाया जाता है। आज भी ये चीज़ें चल रही हैं, हालांकि आज के समय में ये तो कम हो गया है कि 8-9 साल की बच्ची की शादी नहीं की जाती ज़बरदस्ती, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया। इस कानून के बारे में वैसी ही कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे, क्योंकि अब तक ज़्यादा सुधारवादी विचारधाराएं आ चुकी थी। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल लड़कों की और 18 साल लड़की की कर दी गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से बाल विवाह की तस्वीर उस समय की हम यहाँ पर देख रहे हैं। और 1929 में यहाँ जो बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। अब जाति और समाज सुधार की बात करते हैं। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी भी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। अब आप इसे नोट कर लें। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में यह सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में
ईसाई प्रचारक, आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह शहरों का विकास हुआ और विस्तार हुआ। अब आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया और जंगलों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागान में काम करने के लिए चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर होता था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोग यहाँ के गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। यहाँ पर आप एक कुली जहाज को देख सकते हैं। कुली जहाज यहाँ पर जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर जो होते थे वे निचली जातियों के होते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए तो उन्होंने वहाँ पर भी जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था, जिन्हें काला कुली कहा जाता था, जो नीची जाति के लोग थे, जो बहुत ही गरीब लोग थे, जो काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनके अधिकारों के लिए महात्मा गांधी एक लंबे समय तक अफ्रीका में आंदोलन छेड़ते हैं और लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पर जूते कौन बना सकता था? अब यहाँ पर बात की गई है कि जूते कौन बना सकता था। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें इससे काफ़ी लाभ हुआ। तो भाई, अगर तुम्हें जातिवाद का इतना ही शौक है तो फिर हम ही जूते बनाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। ये वाली बात यहाँ पर आती है। जूते बनाते यहाँ पर मादी का समुदाय जूते बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ये नोट कीजिए। आंध्र प्रदेश में यहाँ समुदाय था जो कि एक महत्वपूर्ण अछूत जातियाँ थी, और ये जो जानवर मर जाते थे, आज भी हम देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो जानवर मर जाते हैं तो उनकी खाल से वो नई नई चीज़ बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है और मजबूत भी होती है। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महासमुदाय के बहुत सारे लोग रेजिमेंट में नौकरी करने लगे थे। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। अब यहाँ पर देखिए कि कक्षा में जगह नहीं। यहाँ पर देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त तो दे दी गई ताकि वे लेकिन उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में सामाजिक ऊंच नीच को माना जाता था। गुजरात के दुबला समुदाय के लोगों का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो सामुदायिक लोग थे उनका जीवन किस तरह से यहाँ पर चल रहा था।
दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम भी करते थे। अब समानता और न्याय की मांग यहाँ पर जो नीची जातियाँ थी वे भी करने लगी थी। जिस तरह से महिलाओं ने कहा कि भाई हमें भी पुरुषों के बराबर अधिकार होने चाहिए क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा है, उसी तरह से नीची जातियों ने भी कहा कि कौन ब्राह्मण, हमें भी उनके बराबर अधिकार होने चाहिए क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा है। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीराम ने की थी, नोट कीजिए, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर मतुआ पंथ यहाँ पर चलाते हैं और चांडाल काश्तकारों के बीच वे काम करते हैं। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज हम केरल कहते हैं। वहाँ पर एझावा जाति के श्री नारायण गुरु, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। इन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मत्तम ओरु देवम मनुष्यानि, यानी मानवता की एक ही जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यह कथन था श्री नारायण गुरु का। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं ज्योतिराव फुले के बारे में, जो कि दलित वर्ग के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलित और निचली जातियों के उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उनसे पहले नाम आता है ज्योतिराव फुले का, क्योंकि ये भारतीय पुनर्जागरण काल के नेता हैं और इन्होंने निचली जाति के विकास और उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुख्य नेता में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। यहाँ पर आप उनका चित्र देख सकते हैं। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क यह था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन को जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी कि श्रमिक जातियों और अति शूद्रों यानी कि अछूतों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में भी मुहिम चलाई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज्योतिराव फुले काश्तकार की चाबुक नाम की जो अपनी रचना है उसमें वह कहते हैं कि फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा है, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं।
वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। तो यहाँ पर फुले कहना चाहते हैं कि अभी ये जो इतना उचक रहे हैं कि अंग्रेज़ों को भगाना है भगाना है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई ऊंची जाति की चल नहीं रही है, अंग्रेज़ों की चल रही है। जब ये अंग्रेज़ों को भगा देंगे तो ये फिर से हमें लात मार देंगे और फिर से अपना बोलबाला करने लगेंगे। तो अगर आपको वाकई अंग्रेज़ों को भगाना है तो आप पहले समानता की बात करो। अगर आप समानता की बात कर सकते हो तो ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये असमानता या समानता इन सब बातों को छोड़ दो और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लो, तो ये नहीं होगा। समानता के बगैर कोई बात नहीं की जाएगी। 1873 में फुले ने गुलामगिरी या गुलामी नाम से एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। और यूजीसी नेट की परीक्षा में सीधे सीधे ये पूछा गया था कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की है, तो बहुत सारे लोगों ने टिक कर दिया था कि निम्न जाति के लोगों को, दलितों को, जो कि गलत था। तो यहाँ पर एनसीईआरटी से सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट सेट जैसे एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से इन फैक्ट को लिखिए और इन किस्सों कहानियों के ज़रिए उन्हें अच्छे से लिंक करने का भी प्रयास कीजिए। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचनात्मक आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत बोले तो महाराष्ट्र क्षेत्र में, जिसका आज के गुजरात क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। हालांकि इनका प्रभाव तो पूरे ही देश में था, लेकिन ये मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में एक्टिव थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण भारत में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। अब हम यहाँ पर देखिए कि 1927 में अम्बेडकर जी कहते हैं कि हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांत समानता और जातिवाद समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि मंदिरों में कौन जा सकता है। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। कब किया? 1927 में, जिसे महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में सहयोग किया और इसमें हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशयों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे लिखिए। अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में शुरू किया और 1927 से 35 के दौरान मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने ऐसे 3 आंदोलन चलाए। कितने? 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792 का। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था, लेकिन अंबेडकर जी और ई.वी. स्वामी नायकर जैसे प्रमुख दलित नेताओं के दम पर
न केवल अधिकार मिले बल्कि इस तरह से भी मंदिर में बैठ भी सकते थे और पूजा आराधना भी कर सकते थे। अब गैर ब्राह्मण आंदोलन को हम यहाँ पर देखते हैं और ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्यो आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्हें यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपना स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? तो पेरियार ने शुरू किया, ईवी रामास्वामी नायकर ने शुरू किया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। हम रामायण में भी देखते हैं कि एक शंभुक नाम के व्यक्ति को भगवान राम द्वारा सिर्फ इसीलिए मृत्युदंड दे दिया गया क्योंकि वह शूद्र था, निम्न वर्ण का था और वह तपस्या कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण है उसमें इस प्रसंग को हटा दिया गया और रामायण और भगवान राम को समय काल के हिसाब से तुलसीदास जी ने सभी वर्ग का राजा माना और सभी वर्ग के लिए काम करने वाला देवता माना। तो ये सब जो चलता है, भगवान राम का जो कैरेक्टर है, जब शंभुक माली का जब वध किया गया तो भगवान राम ने नहीं किया बल्कि उस लेखक ने किया जिसने लिखा था, क्योंकि वो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा था। जैसे आज कोई अगर रामायण लिखता तो वो ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी लिखता कि भगवान राम एआई का बहुत अच्छा यूज़ करते थे और जो माता सीता थी वो इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो इस तरह की जो करंट की चीज़ें होती हैं वो भी लेखन में जुड़ जाती हैं। तो जो शंभुक माली का वध का प्रसंग आता है वो तत्कालीन परिस्थितियों को बताता है कि उस समय पर सामाजिक कठोरता कितनी ज़्यादा थी कि शूद्रों को ईश्वर की आराधना करने तक का अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर पेरियार हिंदू ग्रंथों के आलोचक थे, हम यहाँ पर देख चुके हैं, और उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभाव स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। अब यहाँ पर पेरियार अपनी रचना पेरियार चिंताइना नायकर में लिखते हैं, तारा मूर्खोत्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है, अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है, यानी कि संस्कृत और ब्राह्मणों से ज़्यादा लगाव हमने किया तो ये हमारे बाप बन गए और इन्होंने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। आज भी हम एक परंपरा ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि पिता के घर से लड़की की डोली उठती है और वापस अर्थी ही आती है। तो इस तरह की बातें भी कुछ समय पहले तक समाज में की जाती थी, जिन्हें काफ़ी हद तक हटाया जा चुका है और इन्हें पूरी तरह से हटाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी का जीवन है और जिसका जीवन है उसका ही अधिकार है कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए।
ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्मअंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों पर सख्ती से विरोध किया। और इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी ये जारी है। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को देखते हैं और इस अध्याय को ब्रीफ करने का प्रयास करते हैं, संक्षेप में समझते हैं उन महत्वपूर्ण नेताओं को जिनका भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान है। पहले हम देखते हैं केशव चंद्र सेन को, जिन्होंने ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक बने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह ब्रह्म सभा का ही बदला हुआ रूप था। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसके बाद में हम हेनरी डेरोजियो की बात करते हैं। तो हेनरी डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था 1820 के दशक में। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, इनके पिता एक यूरोपीय व्यक्ति थे और इनकी माता एक भारतीय महिला थी। इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में ये पढ़ाते थे और इन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की गई और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया गया। वहीं हम रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद और गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका जीवन काल 1863 से 1902 था, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली, संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व को प्रसारित किया और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। यूजीसी नेट की परीक्षा में ये लाइन पूछी जा चुकी है कि 1893 धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के बारे में यह लाइन किस समाचार पत्र ने कही थी। साथ ही साथ अगर आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे फैक्ट को भी एनसीईआरटी से उठाइए, क्योंकि सेट एग्ज़ाम जो होता है वो नेट जैसा टफ नहीं होता है। वहाँ पर वन लाइनर और सीधे तौर पर फैक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने नई विचारधाराओं को जन्म दिया। अब हम यहाँ पर प्रार्थना समाज को देखें तो 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों का विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज की अगर हम बात करें तो मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया।
इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, यानी कि एकेश्वरवादी थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्ती से निंदा की। अब हम यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं और यहाँ पर आप सैयद अहमद अली के चित्र को देख रहे हैं, सैयद अहमद खां के चित्र को देख रहे हैं। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान और साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन एक शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रखता है। ये सारे फैक्ट आपको नोट करने हैं और एग्ज़ाम तक आपको इन्हें पढ़ते रहना है। सिंह सभा आंदोलन की बात करें तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 अमृतसर में शुरू हुई थी और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांत को भी पढ़ाया जाता था। यहाँ पर आप खालसा कॉलेज को देख सकते हैं, जिसकी स्थापना अमृतसर में 1892 में सिख सभा द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि भाई सिख सभा आंदोलन द्वारा खालसा कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी या किस वर्ष की गई थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस समय जब भारत में सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, लोग जाति और महिलाओं को बराबरी की बात कर रहे थे, जातीय असमानता को दूर करने की बात कर रहे थे, तो उस समय पर विश्व के अन्य क्षेत्रों में क्या चल रहा था। हम देखते हैं कि अमेरिका में जो दास प्रथा है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी को अमेरिका के उन दास भाइयों को समर्पित किया जिन्होंने दास प्रथा को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले आते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पाँव फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक इन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्रों को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती। गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्लीय समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। और यही फिर आगे चलकर लोकतंत्र की परिभाषा बनती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं गुलामों की बिक्री का एक बाज़ार, जो कि 1856 के समय दक्षिणी कैरोलिना का हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर गुलामों को खरीदते हुए हम बागान मालिकों को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, वीरेशलिंगम पंतलू, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमीबाई, पेरियार, ईवी स्वामी नायकर जिन्हें पेरियार कहा जाता है, और बी आर अम्बेडकर, मुमताज़ अली,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में पढ़ा, जिनकी वजह से आज हमारा सामाजिक ताना बाना कुछ बेहतर हो सका है। लेकिन हमें इसे और बेहतर करना है। आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी हैं जो हमारे पूर्वज दोहराते रहे हैं। हमें समाज में सभी के लिए सोचना है, और अगर हम खुद में बदलाव कर पाए तो हम समाज में भी बदलाव कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। उम्मीद है कि आप उन सभी फैक्टों को एक कॉपी में नोट कर चुके होंगे या फिर करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।